Hello everyone, welcome to EduChats. So we are continuing with the session of Philosophical Foundation of Education. Today we will discuss about naturalism and pragmatism. So this series is all about SSB lecturer recruitment 2023, as well as we are preparing for UGC NET. So those who are preparing for NET as well as SSB, this is very beneficial for you. So we are continuing the lecture number 3. So let us start. तो आज हम देखेंगे नेचुरलिज्म के बारे में। तो नेचुरलिज्म द वर्ड इटसेल्फ, इससे ही पता चल जाता है कि हर एक नेचुरल चीज़ें जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, यानी इट फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, नेचर। ठीक है, और ये पिक्चर किसका है? वैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये कौन है और इनका क्या परिचय है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, नेचुरलिज्म के बारे में भी देख लेंगे। अब देखिए, नेचुरलिज्म इज द डॉक्ट्रिन विच सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड। देखिए, गॉड अलग दुनिया है और नेचर इटसेल्फ इज अ सेपरेट वर्ल्ड। ठीक है, नेचुरलिज्म ये करता है। एंड सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू मैटर एंड सेटअप अनचेंजेबल लॉज एज सुप्रीम। देखिए, आइडियलिज्म में क्या बोला जाता था? गॉड इज सुप्रीम, राइट, स्पिरिट इज सुप्रीम। रियलिज्म में बोला जाता था कि मैटर इज सुप्रीम। ठीक है, और अब नेचुरलिज्म में कहा जा रहा है कि गॉड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ही नहीं। रियलिज्म के तरह मैटर पे ये बिलीव करता है, लेकिन नेचर का अपना कुछ लॉ होता है, कुछ सुप्रीम लॉज होते हैं, उसी लॉ पर आधारित होता है ये नेचुरलिज्म। ठीक है, मतलब पूरा का रियलिज्म नहीं है ये तो सिर्फ मैटर पे बिलीव करता है, जो है वो है। लेकिन नेचर बिलीव करता है कि कुछ सुप्रीम लॉज होते हैं, अपने नेचर का अपना लॉ होता है विच इज़ बिंग रेगुलेटेड। ठीक है, उसी के अनुसार अपना जो है नेचर वो अपने आप को रेगुलेट करता है। ठीक है, वेदर इट इज़ सन, वेदर इट इज़ मून, वेदर इट इज़ ट्रीज, वेदर इट इज़ वाटर, सबका अपना अपना लॉ होता है, वो अपने लॉ से रेगुलेट होते हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। और ये जो फादर है इनके, एमाइल जोला, जिनका पिक्चर यहाँ पे आपने देखा हुआ था। ठीक है, ये पिक्चर है एमाइल जोला। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है एमाइल जोला इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म के फादर हैं। ठीक है, रूसो इसके एक प्रोपोनेंट है जिन्होंने नेचुरलिज्म की बात की थी, लेकिन ये फादर नहीं है। नेचुरलिज्म इज अ टाइप ऑफ फिलोसफी अकॉर्डिंग टू विच नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। यहाँ पे ये मानता है कि नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी। नेचर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब पेड़ पौधा ऐसा नहीं होता है। नेचर मतलब आप चारों तरफ जो प्राकृतिक चीज़ें देख रहे हो, जो कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो अल्टीमेट रियलिटी है नेचर। ठीक है, इट बिलीव्स दैट नेचर एलोन कंटेन्स द नॉर्मल एंड ओनली फाइनल आंसर टू फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि देखिए, रियलिज्म और नेचुरलिज्म में छोटा सा फर्क है, जो समझ में आ गया तो आप नेचुरलिज्म को समझ लोगे। रियलिज्म मानता है कि मैटर जो भी, मतलब मशीन से स्टार्ट करके जो भी नेचुरल चीज़ें सभी इसमें आते हैं, लेकिन नेचुरलिज्म में ये मानता है कि कोई जो नेचुरल चीज़ें जो नेचर में है, जो कि नेचुरल पोजीशन में है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, ठीक है, मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें अपने मतलब स्टार्टिंग जो उसका क्रिएशन है या फिर कंपोनेंट है वही नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें है नहीं। नेचर अपने आप को रेगुलेट करता है। नेचर हमारे चारों तरफ जो भी आप देख रहे हो ये सारे के सारे नेचर ही है, और नेचर के पास हमारे हर सवाल का आंसर होता है। ठीक है, मैटर के बारे में ये बोलता है, मैटर मतलब जो हम देख रहे हैं वो एक मैटर भी तो है, लेकिन हम सिर्फ नेचुरल चीज़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ नेचर में जुड़े हुए हैं, जो अपने आप ही एक एंटिटी है, जो कि अपने आप को रेगुलेट करते रहते हैं। एवरीथिंग इज गवर्नड बाय नेचर, सब कुछ जो है ना वो नेचर के द्वारा गवर्न किया जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, बारिश होती है, सर्दी आती है, ये सारे के सारे चीज़ें जो है ना वो नेचर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और इसी पे हम बिलीव करते हैं। ना कि रियलिज्म की तरह सिर्फ और सिर्फ मैटर पे फोकस करेंगे कि मैटर क्या है, उसको कैसे आर्टिफिशियल बना सकते हैं या फिर नए नए चीज़ें ला सकते हैं, उस पर नहीं फोकस करता है, और या फिर स्पिरिचुअलिज्म की तरह, आइडियलिज्म की तरह बिलीव नहीं करता है। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड नेचर एंड बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर। नेचर के अलावा, नेचर के पीछे, नेचर के आगे कुछ भी नहीं होता है। यानी नेचर इज द वन एंड ओनली आंसर टू एवरी क्वेश्चन। नेचर इज अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैविंग इट्स नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्सेस एंड नेचुरल लॉज। नेचर सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी की मतलब मदद की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट इज़ नेचुरल फोर्स, इट इज़ अ नेचुरल मैटर एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय सम नेचुरल लॉज। क्लियर?
आगे देखेंगे प्रिंसिपल क्या है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमने यहाँ पे लिखा डिस्कशन करने के लिए, वो है फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट। देखिए नेचुरलिज्म मतलब हर कोई चीज़ नेचुरल चाहिए, किसी का उसमें इंटरफियरेंस नहीं रहेगा, ठीक है, किसी का इंटरफियरेंस नहीं रहेगा तो फिर हर चीज़ नेचुरल होगा, हर चीज़ एज इट इज़ होगा अपने नेचर के हिसाब से। देखिए हर चीज़ का नेचर होता है, वाटर का नेचर होता है कि वो टुवर्ड्स द डाउन वो फ्लो करेगा, ठीक है, वैसे ग्रेविटेशन का अपना नेचर है, अपना जो अर्थ है उसका जो रोटेशन होता है वो अपना नेचर है, रिवोल्यूशन होता है वो अपना नेचर है, ठीक है। तो जैसे वो अपना काम अपने से कर रहा है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर रहा है, वैसे ही एक चाइल्ड जो है ना उसको भी फ्रीडम दिया जाएगा कि उसके नेचर के हिसाब से वो अपना काम करे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड, देखिए इसके साथ मत कंफ्यूज करिएगा रियलिज्म को। रियलिज्म तो हर एक चीज़ मैटर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन नेचुरलिज्म को पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ल्ड है। मैंने बताया था दो प्रकार के वर्ल्ड है, एक है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक है मैटेरियल वर्ल्ड। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे बिलीव नहीं करेगा नेचुरलिज्म। मैटेरियल वर्ल्ड जो हमारे चारों तरफ देख रहे हैं वही रियल है। इसका मतलब नहीं है कि वो मैटर पे हमेशा बिलीव करेगा, ठीक है, मैटेरियल वर्ल्ड पे बिलीव करता है, क्योंकि मैटेरियल वर्ल्ड में ही तो नेचर आता है, ठीक है। नेचर इज़ द फाइनल रियलिटी, इसके आगे कोई रियलिटी नहीं है नेचर के आगे, ये बोल रहे हैं नेचुरलिज्म वाले। ऑल थिंग्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर एंड ऑल अल्टीमेटली टू बी रिड्यूस टू दैट। हम वही मैटर से, पंचभूत से बने हुए हैं, 5 ग्रॉस एलिमेंट से बने हुए हैं, और जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हम वही 5 ग्रॉस एलिमेंट्स में ही मिट जाएंगे, ठीक है, वहीं से शुरू वहीं पे ख़त्म। माइंड इज सबऑर्डिनेट टू मैटर, मतलब मैटर बड़ा होता है, उससे छोटा होता है माइंड। एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग आर प्रोसेसेस ऑफ मेंटल एक्टिविटी विच इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। यानी कि जो आइडियलिज्म में बोला जाता था एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये बोलता है नहीं, ये सारे के सारे ब्रेन का एक फंक्शन होता है, और ब्रेन एक पार्ट होता है किसका, वो मैटर का एक पार्ट होता है। क्लियर। नेचर एलोन इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, बैक टू नेचर इज द स्लोगन। नेचर के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं, इसीलिए ये सोर्स ऑफ नॉलेज है। बैक टू नेचर ये एक स्लोगन है जो कि नेचुरलिज्म में बोला जाता है। लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल एंड द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय देम। नेचर का जो लॉ है वो अनचेंजेबल है, वो कभी चेंज नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। क्योंकि देखिए जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, लॉज पढ़ रहे हैं नेचर के बारे में, वो हमने डिस्कवर किया कि हाँ ये लॉ है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या फिर फिशन हो गया जो कि सूरज के अंदर होता है, तो ये सारे के सारे लॉज हैं, और ये लॉ किसी ने नहीं बनाया, नेचर अपने आप बनाता है। चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो वेपोराइजेशन हो, चाहे वो वाटर साइकिल हो, जो भी हो वो अपने से ही रेगुलेट होता है। साइंटिफिक नॉलेज इज द ट्रू नॉलेज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये साइंस की भी बात कर रहा है कि साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस पढ़ेंगे जो लोग, वो साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब विच द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सम एविडेंस, सम ट्रूथ, ठीक है, जो कि एविडेंस के ऊपर आधारित है, क्योंकि उसको अगर हम वेरीफाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो इसलिए वो साइंस को बिलीव करता है नेचुरलिज्म, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करता है, क्योंकि आप इसको कभी प्रूफ रॉन्ग नहीं कर सकते हो, ठीक है। रियल नॉलेज कम्स थ्रू सेंस ऑर्गन्स। देखिए रियलिज्म में भी बात की गई है कि सेंस ऑर्गन के थ्रू नॉलेज आता है, और नेचुरलिज्म में भी किया गया कि सेंस ऑर्गन से नॉलेज आता है। फाइनल ट्रूथ कैन बी नोन थ्रू सेंसेस। फाइनल ट्रूथ जो है वो आपको सेंस ऑर्गन से ही पता चलेगा कि सही है कि गलत है, ठीक है। अब देखेंगे फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। बहुत प्रकार के फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एटोमिस्टिक। एटम होता क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ऐसे हम याद करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसके फाउंडर है एपिक्यूरस और डेमोक्रिटस। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू देम व्हेन वी गो ऑन डिवाइडिंग अ थिंग अ सिचुएशन अराइजेस व्हेन फर्दर डिवीजन और डिस्कशन इज नॉट पॉसिबल, दिस यूनिट इज कॉल्ड एटम। जो लोग केमिस्ट्री के होंगे, जो लोग पढ़े भी होंगे एटम के बारे में बचपन में, वो उन्हें पता होगा कि एटम क्या होता है। एटम दुनिया का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते चले, जहाँ पे वो और डिवाइड नहीं हो सकता है, उस पर और कोई डिस्कशन हो नहीं सकता है, उसको हम बोलते हैं एटम। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कह रहा है कि मतलब नेचर जो है ना, वो नेचर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे भी रेगुलेट होता है। कौन सा, नेचर, ठीक है, नेचर उससे रेगुलेट होता है, नेचर उससे चलता रहता है। यानी कि आपको पता है बहुत सारे एटम्स मिला के
मतलब कोई भी प्रक्रिया चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए एटमिस्टिक में ये कहा गया साइंटिफिक। उसके बाद आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में ये बोला जाता है इट इज़ रिलेटेड टू इटर्नल नेचर एंड इट डिस्कसेस द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मैटर। मतलब दुनिया में जो मैटर्स है, मैटर मतलब जो भी चीज़ें आप देख रहे हो वो फिजिकल साइंस बिलीव करता है, यानी फिजिकली हम बिलीव करते हैं कि यस इट इज़ अ टेलीविजन और इट इज़ मोटरसाइकिल। हम इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट है या फिर फिजिकली हम देख सकते हैं, जो कि मैटर है, ठीक है। इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मैटर। अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो इट बिलीव्स दैट हेरिडिटी। बायोलॉजिकल में किस पे फोकस किया गया? हेरिडिटी। इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति होगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका टेम्परामेंट, उसका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली में अगर सभी बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, सभी मतलब आदर करते हैं सबका, ठीक है, तो फिर हम उनको क्या बोल सकते हैं कि उनके जो बच्चे होंगे तो डेफिनेटली उन्हीं के तरह होंगे। अगर नहीं है तो मम्मी पापा जैसे होंगे बच्चा भी वैसे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? मैकेनिकल किस पे बिलीव करता है? मशीन पे बिलीव करता है। हर्बर्ट स्पेंसर इसके फाउंडर है। इन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज अ ह्यूज मशीन विच गेट्स इट्स फॉर्म थ्रू मैटर एंड मोशन। एक मशीन कैसे काम करता है? मशीन का एक शेप होता है और उसमें मोशन होता है। मोशन होता है तो मशीन चलता है, ठीक है, मोटर जिसको हम बोलते हैं। तो मैकेनिकल में ये बोला गया है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो बिलीव मतलब हमारा जो विश्व ब्रह्मांड है, ये एक बड़ा सा मशीन है और इस मशीन में कुछ मैटर होते हैं और कुछ मोशन होते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये ह्यूज मशीन चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब कि हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये कहता है वेल्थ इज द रियल एज फार एज ह्यूमन सर्वाइवल इज कंसर्न। यानी कि उस टाइम में हिस्ट्री में अगर चले जाए, जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी आक्रमण हुए हैं, जो भी लूटपाट हुई है, ये सब के सब एक ही मुद्दे पे बात किए हैं, वो है वेल्थ। क्योंकि सभी को पैसा चाहिए था, सभी को सोना चाहिए था उस टाइम में, ठीक है। बहुत सारे हमें पैसे चाहिए, इसलिए वो अटैक करते थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते थे, ठीक है। देन आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स यानी आपका ट्रूथ, रियलिटी। ये सब क्या है? नेचर एलोन इज अल्टीमेट रियलिटी। हर एक चीज़ में आप देखोगे नेचर ही सबसे बड़ा सच है। रियलिटी एंड नेचर आर आइडेंटिकल। मतलब अगर बात करो रियलिटी की, अगर बात करो नेचर की, तो दोनों सेम है, यानी नेचर ही रियल है और रियल का मतलब ही नेचर है। बियॉन्ड नेचर देयर इज नो रियलिटी। नेचर के ऊपर कोई भी चीज़ है नहीं। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नेचर एंड बिकम्स वन विथ इट। सभी कोई चीज़ जो है वो नेचर से बना हुआ है और एक दिन नेचर में ही चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो किताबें पढ़ते हैं या फिर जो कॉपी लिखते हैं, वो सब नेचर से ही आया है और जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर नेचर में ही वो मिट जाएगा, ठीक है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर, अदर देन नेचर। ये हमने डिस्कस कर लिया। स्लोगन्स कुछ है, वो है रिटर्न टू नेचर, गो बैक टू नेचर, ब्रेक द चेन्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी नेचर को ख़त्म करने में तुला हुआ है, नेचर को बर्बाद करने लगा है, इसलिए हमें चेन ऑफ द सोसाइटी को ब्रेक करना पड़ेगा। लॉज ऑफ नेचर आर इटर्नल एंड अनचेंजेबल। ये इटर्नल है, ये आध्यात्मिक बोल सकते हो या फिर ये परमानेंट बोल सकते हो, और ये अनचेंजेबल, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न बाय दिस। विश्व ब्रह्मांड जो है वो उन्हीं से गवर्न होता है, नेचुरल लॉ से। नेचुरलिस्ट कंसिडर मटेरियल वर्ल्ड एज रियल एंड ट्रू वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड सही है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड गलत है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज कहाँ से आता है? पहले ही मैंने बता दिया, नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस। इट बिलीव्स दैट नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस। 5 सेंस ऑर्गन से आता है। सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। ऑल मैटर इज विद इन द एक्सेस ऑफ ह्यूमन सेंसेस। सभी प्रकार के नॉलेज हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें मिल सकते हैं। द फाइनल ट्रूथ कैन बी नोन थ्रू सेंसेस। सेंस ऑर्गन से ही फाइनल नॉलेज मिलता है। इट इज थ्रू सेंसेस दैट आवर माइंड एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब सेंस ऑर्गन क्या करता है? माइंड को इंस्ट्रक्ट करता है और माइंड क्या करता है? वर्ल्ड का चीज़ देखता है। यानी वर्ल्ड का जो चीज़ है ना वो सेंस ऑर्गन देखता है, सेंस ऑर्गन माइंड को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, ठीक है। मतलब मान लीजिए ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड का कोई भी चीज़ वो आप कैसे महसूस करते हो? सेंस ऑर्गन से महसूस करते हो, और सेंस ऑर्गन जो सेंस करेगा वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नेचुरलिज्म बिलीव्स इन द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ नेचर एंड नॉट इन बुकिश नॉलेज। याद रखिएगा,
नेचुरलिज्म बुकिश नॉलेज को रिजेक्ट करता है। डायरेक्ट नॉलेज मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो भी जानना है वो डायरेक्टली आप जाओ, डायरेक्टली सीख जाओ, वही होता है डायरेक्ट नॉलेज। नॉलेज इज एम्पेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। नॉलेज एम्पेरिकल है जिसको प्रूव किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटल। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नॉलेज के बाद आता है वैल्यू, एक्सियोलॉजी। ठीक है, वैल्यू क्या है? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट देयर इज नो एक्सटर्नल एब्सोल्यूट अल्टीमेट वैल्यू। कोई भी वैल्यू एक्सटर्नल नहीं होता है, कोई भी वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं होता है और अल्टीमेट नहीं होता है। स्पिरिचुअल वैल्यू तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, सारे के सारे वैल्यू जो है वो रिजाइड इन नेचर, वो नेचर में ही मिलेंगे आपको वैल्यूज। टू रियलाइज द वैल्यूज ऑफ नेचर वन हैज टू लिव इन हार्मोनी विद द नेचर। अगर आपको जानना है वैल्यू के बारे में तो आपको नेचर के साथ अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, यानी नेचर के साथ अच्छे से बर्ताव करना पड़ेगा, नेचर को अच्छा रखना पड़ेगा ताकि हम नेचर को समझ सकें। ठीक है, देयरफॉर दे आर रेलेवेंट एंड चेंजेबल। इसीलिए जो वैल्यूज होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के अनुसार होता है, और एक है चेंजेबल, और ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। देयर आर नाइदर एब्सोल्यूट वैल्यूज नॉर सोशल वैल्यूज। ना ही एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं, सोशल वैल्यू होते हैं। ठीक है, नेचुरलिस्ट ले एम्फासिस ऑन एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ नेचर, क्योंकि देखिए नेचर का एक अपना सौंदर्य होता है, एस्थेटिक वैल्यू होता है, तो वही होता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे नेगेटिव एजुकेशन। इस नेचुरलिज्म में जीन जैक रूसो, जिन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, और इन्होंने कहा द प्रिवेलिंग पॉजिटिव एजुकेशन एम्ड टू रिप्रेस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द चाइल्ड। पॉजिटिव एजुकेशन से बच्चे का जो प्राकृतिक जो उनका व्यवहार है उसमें उसको क्या किया जाता है, उसको दमन किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एजुकेशन की जगह नेगेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ये बोलते हैं स्पेशली ऑफ द चाइल्ड नेचर वॉज डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ह्यूमन नेचर वॉज कंसिडर्ड एसेंशियली बैड। यानी कि देखा जाए तो जो बच्चे का नेचर है और जो हम उन्हें सिखा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो बेसिकली बहुत ही ख़राब है। क्यों? क्योंकि द चाइल्ड शुड बी गिवन एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज नेचुरल टेंडेंसी एंड एबिलिटी। बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि वो अपना जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो एबिलिटी, जो हुनर है, जो उसका काबिलियत है, वो उसको क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, इट सिग्निफाइज नॉट फिलिंग द चाइल्ड्स हार्ट विथ रेडीमेड एंड एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ। यानी कि हम जो पढ़े हैं, हमें जो लगता है वो ऑलरेडी बच्चे के दिमाग में, बच्चे के दिल में ये नहीं डाल देना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ये करना सही है, वो करना गलत है, वो मत करो, ये करो, वो मत करो, वो ये करो, ऐसे करके मतलब वो 4-5 ट्यूशन लगा देते हैं उनका, मतलब उनको इतना मतलब रेडीमेड चीज़ें दे देते हैं कि उनको सोचने के लिए दिमाग ही नहीं होता है कि पापा या फिर मम्मी जो बोल रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम उसको फ्रीडम दे दे कि तुम्हें जो सही लगता है वो करो पहले, उसके बाद हम आपको गाइड कर देंगे, अगर ये होता तो शायद वो अपना हुनर दिखा सकता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एजुकेशन का यही मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जीन जैक रूसो ने, कि हम क्या करते हैं, हमारे सारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारे जहाँ सारे एम्बिशंस जो है ना, वो हम बच्चों पे थोप देते हैं कि तुम ये बनो, तुम इंजीनियरिंग करो, तुम डॉक्टर बनो। ऐसे करके पॉजिटिव एजुकेशन से क्या होता है, हम फील कर देते हैं अपने आइडियाज़ को उनके अंदर, वो नहीं करना चाहिए। इट इज़ रियली प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग्स एंड वाइसेस। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि गलत शिक्षा देंगे, नहीं, ये बोल रहा है प्रिवेंशन ऑफ रॉन्ग्स एंड वाइसेस। हम ये करेंगे, ये गलत काम मत करो, हम ये बोलेंगे कि गलत काम मत करो। ठीक है, इट इज शार्पनिंग ऑफ चाइल्ड्स मेंटल पावर्स एंड इक्विपमेंट, चाइल्ड इज दस मेड फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। चाइल्ड को कोई भी बॉन्डेज में नहीं रखेगा, हम कोशिश करेंगे उनको पॉजिटिव, मतलब हम बोलते हैं ना ये करो, ये पॉजिटिव एजुकेशन है। ठीक है, तुम इंजीनियरिंग करो, ये हम उनको कहते हैं। लेकिन नेगेटिव एजुकेशन में कहा जाएगा तुम ये मत करना, ठीक है, तुम कोई गलती मत करना। ये जो है ना वो नेगेटिव एजुकेशन है, मतलब हम उनको कोई गलत करने से रोक रहे हैं, यानी गलत मत करो ये हम शिक्षा देंगे, ना कि तुम सही क्या करोगे वो हम शिक्षा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या है, लक्ष्य क्या होगा, डेफिनेटली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नेचुरलिज्म हमेशा कहता है कैसे हम सर्वाइव करेंगे। देन सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे फ्रीडम अगर उनको मिल गया ना, फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, प्रेजेंट में जिएंगे ताकि हम फ्यूचर में खुश रह सकें। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, ह्यूमन एक मशीन है, उसको हम परफेक्ट करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रगल ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए स्ट्रगल करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, हम हर बच्चे का इंडिविजुअलिटी जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है करिकुलम, करिकुलम कैसा रहेगा, डेफिनेटली देखिए एक चीज़ तो क्लियर है, बुकिश नॉलेज नहीं है, यानी बुक से तो नहीं पढ़ेंगे करिकुलम, इसीलिए
कोई रिजिड करिकुलम हमारे पास नहीं रहेगा। साइंस पढ़ेंगे, साइंस सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकली, फोकल पॉइंट रहेगा, यानी कि कुछ फोकस एरिया हमारा रहेगा। अर्ली स्टेज में जब प्राइमरी स्कूलिंग टाइम में हम क्या करेंगे, सेंस ट्रेनिंग देंगे बच्चों को, क्योंकि सेंस से ही नॉलेज आता है, बिकॉज सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, राइट। और लेटर स्टेज में जब बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो नेचुरल स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, आर्ट्स, क्राफ्ट, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ लर्निंग। देखिए जहाँ पे फ्रीडम की बात की गई है, डेफिनेटली इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, आप जो बोलिए, ठीक है। लर्नर यहाँ पे फोकस में है, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग, करते करते सीखेगा। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, अनुभव से सीखेगा। लर्निंग बाय प्ले, प्ले बेस्ड लर्निंग से सीखेगा। ऑब्जर्वेशन मेथड से सीखेगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड से सीखेगा। प्ले वे मैंने बताया, ह्यूरिस्टिक मतलब होता है डिस्कवरी, यानी कि आप कोई चीज़ों को प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, फिर आप उसका सोल्यूशन निकाल के उसमें सीखोगे, ह्यूरिस्टिक मेथड। डाल्टन मेथड होता है। डाल्टन मेथड क्या होता है, डाल्टन ने, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब आप कह सकते हो कि नेचुरलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, इनके नाम से ही दिया गया है डाल्टन मेथड, ठीक है। मतलब डाल्टन ने इसको प्रपोज किया था, इसलिए डाल्टन मेथड कहा जाता है इसको, ठीक है। और डाल्टन मेथड में होता क्या है बेसिकली, ठीक है, डाल्टन मेथड ऑफ एजुकेशन में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे बच्चे को अपने पेस में पढ़ने के लिए, मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी का एक पेज का हम मान लीजिए जनरल नॉलेज उसको पढ़ने के लिए दे देते हैं, तो कोई एक पेज को पढ़ने के लिए 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, कोई 2 घंटे में कर सकता है, कोई 4 घंटे में कर सकता है, कोई लिख के याद करेगा, कोई मतलब रट्टा मारेगा, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको कह नहीं सकते कि वो कैसे याद करेगा। तो डाल्टन मेथड में क्या किया जाता है कि जहाँ पे बच्चा अपना जो पेस है, ठीक है, अपने पेस की तरह से, यानी कि अपने हिसाब से वो पढ़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बच्चे को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आपका जो इंटरेस्ट है और आपका जो एबिलिटी है और आपका जो पेस है, उसी हिसाब से आप सीखो, ठीक है। और मॉन्टेसरी मेथड पता ही है आपको कि यहाँ पे प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे बच्चे को सिखाया जाएगा विथ फन। देन रोल ऑफ टीचर, टीचर का रोल बहुत है क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। देखिए आप सोचोगे कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में टीचर का क्या काम, क्योंकि देखिए बच्चा तो बच्चा ही है ना, फिर हमें उसका सेटअप देना है। फ्रीडम देने के लिए भी हमें उसको एक सेटअप प्रोवाइड करना है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो वहाँ से सीख सके। क्लियर है बात। अब देखिए naturalists do not like those children should be taught in classes by teachers who are spoiled by the artificial environment of the teacher, who close contact the teacher develops normally and naturally। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लासरूम में टीचर्स जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं आर्टिफिशियल, उससे बच्चे का जो फ्यूचर होता है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चा कैसे नॉर्मली और नेचुरली ग्रो करेगा उसकी कोशिश में लग जाएंगे, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन द प्लेस ऑफ द चाइल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल देन टीचर। टीचर का रोल जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, चिल्ड्रन का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट भी है और सेंट्रल भी है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंट्रिक है। टीचर शुड नॉट इंटरफियर इन द सेल्फ एक्टिविटी सेल्फ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। टीचर कभी इंटरफियर नहीं करेगा जो बच्चे एक्टिविटी या फिर लर्निंग कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें असिस्ट करेंगे, गाइड कर देंगे। ही और शी शुड हेल्प एंड गाइड द चाइल्ड व्हेन ही इज़ फाउंड टू बी अनेबल टू डू सो। अगर कर नहीं पा रहा है तो उसको थोड़ा सा मदद कर सकते हैं, ना कि हम उनके लिए कर देंगे, ऐसे नहीं। टीचर शुड बी कीन ऑब्जर्वर ऑन द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन। हम देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे कि बच्चा कैसे कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ें देखेंगे। टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। टीचर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो क्या करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और बच्चे को मोटिवेट करता है सेल्फ लर्निंग के लिए, ठीक है। रोल ऑफ लर्नर क्या है, उसका उल्टा है, यानी यहाँ पे तो उनका रोल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंट्रल है, ठीक है। दे आर फ्री लर्नर्स हु लर्न फ्रॉम द नेचर एंड आर गिवन फीडबैक फॉर बेटर लर्निंग। दे आर कंसिडर्ड एज हीरो इन दिस फिलोसफी, वो यहाँ के हीरो है। सेटअप ऑफ लर्निंग आर अरेंज्ड बाय द टीचर्स, ठीक है। ये हो गया नेचुरलिज्म, ठीक है। तो हमने नेचुरलिज्म कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म। देखिए सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ेंगे, टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव एनी क्वेरी, यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक वेयर वी अपडेट एवरीथिंग
इन अ डेली बेसिस हम यहाँ पे डेली जो अपडेट आता है रिलेटेड आपके वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं और क्लासेस के नोटिफिकेशन भी वहाँ से मिलते हैं, ठीक है। चलिए प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, देखिए पिक्चर से आपको पता चल ही गया होगा, वहाँ पे मैंने पिक्चर लगाया है जॉन डुवे का, लेकिन कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि जॉन डुवे इसके फादर हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। देखिए यहाँ पे etymologically the word pragmatism is derived from the Greek word pragma which means activity or the work done। pragma वर्ड से आया है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्टिविटी और द वर्क डन, जो काम खत्म हो चुका है या फिर काम कर लिए है आपने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी ग्रेट इंपॉर्टेंस इज लेड अपॉन प्रैक्टिकेबिलिटी एंड यूटिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकेबिलिटी एंड यूटिलिटी। जिस चीज का कोई इस्तेमाल नहीं होता है वो कभी काम का होता नहीं है। द टर्म प्रैग्मेटिज्म डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब टू डू, टू मेक, टू अकम्प्लिश, यानी कोई काम को करना, कोई काम को हासिल करना और किसी को बनाना होता है। तो चार्ल्स एस पियर्स इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। चार्ल्स एस पियर्स इनके फादर है, फाउंडर है, ठीक है। एक्सपीरियंस इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपीरियंस ही यूनिवर्स का सेंटर है। जिसके पास जितना तजुर्बा है, जितना अनुभव है, वही सबसे आगे होता है। एवरीवन इज टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस, सभी को टेस्ट किया जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर। जहाँ पे भी आप एग्जाम देने जाओ, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देना चाहो, वहाँ पे आपको पूछेंगे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू से यस देन हाउ मेनी ईयर्स, यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 10 years, देन यू आर सिलेक्टेड। सिलेक्टेड का मतलब ये होता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा आ जाता है, चलो 10 साल 5 साल इसने पढ़ाया है तो ज़रूर इसका कोई तजुर्बा होगा और ये सब कुछ हमारे साथ डील कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेशर्स आ रहा है तो फिर उसको बोलेंगे कि पूछेंगे कि तुमने को कभी पढ़ाया है, नहीं नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने तो बस ये कोर्स किया है, चलो फिर तुम्हें तो सिखाना पड़ेगा, चलो पीछे खड़े हो जाओ। आगे वाले रहेंगे एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही काम कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैटर्स। Beliefs and ideas are true if they are workable, profitable, otherwise false। Belief, idea सभी true होंगे अगर वो workable और profitable है, अगर हमारे काम का नहीं है तो फिर वो reject हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स होंगे डेफिनेटली देखिए चेंज की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, तो फिर एक्शन की से भी बात करेगा। नॉलेज इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, जब आप एक्शन करोगे तो उसमें नॉलेज मिलेगा। ट्रूथ इज एवर चेंजिंग, देखिए चेंज की बात हो रही है मतलब ट्रूथ भी हमेशा चेंज होगा। ट्रूथ कहाँ से आएगा, ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट। मैंने कहा था क्या, अगर बिलीफ काम का नहीं है, मतलब आज की डेट में वो काम नहीं कर रहा है या फिर वो वर्केबल नहीं है तो फिर गलत है, अगर कर रहा है तो सही है। यानी ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट। ट्रूथ, बिलीफ जो है ना वो अगर काम करता है वो ट्रूथ होता है, और ट्रूथ अगर सही होता है, रिजल्ट आता है, तो फिर ये नॉलेज बन जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आर द मोटिव्स ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ जानने के लिए प्रॉब्लम के साथ डील करना पड़ता है। फेथ ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, हम एक्सपेरिमेंट करके जानते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही हमें सही नॉलेज का पता चलता है। एम्फासिस ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यू पर फोकस किया जाता है। ऑपोजिशन टू फिक्स्ड आइडियल्स और वैल्यूज, फिक्स्ड आइडियल और वैल्यू पे हमने अपोजिशन किया है यहाँ पे, यानी कि कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ही नहीं, जैसे नेचुरलिज्म और रियलिज्म में भी किया गया है। एम्फासिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, हर चीज़ का एक यूटिलिटी होना चाहिए, हर एक चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर, मैन पावर पे इंपॉर्टेंस दिया गया है कि ह्यूमन इज़ द सुपर पावर, ह्यूमन के पास सारे के सारे पावर होते हैं। मैन पावर मतलब इंसानों पे फोकस किया गया है क्योंकि वही दुनिया में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्म, 3 प्रकार के बेसिकली फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ प्रैग्मेटिज्म में इट फोकसेस ऑन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसी पे ही ये फोकस करता है, क्योंकि चेंज जब आएगा ना, पहले खुद को देखो, अपने नीड रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, फिर जाकर के सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करना। देन आता है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, डेफिनेटली इट इज़ वेरीफाइड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है कि हर कोई चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन से हम वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होता है, बिलीव्स इन द अडेप्टेशन टू द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसमें हम कैसे अडेप्ट कर जाएं, जैसे डार्विनिज्म में कहा गया था, चार्ल्स डार्विन ने कहा था। क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे मेटाफिजिक्स, इनका रियलिटी, ट्रूथ, ये सब क्या है। देखिए चेंज, वही चेंज की बात की जाएगी। प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल, जो बाहरी दुनिया है वही सही है। रियलिटी इज स्टिल मेकिंग, नॉट रेडीमेड। याद रखिए ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और कभी ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि इट इज़ चेंजिंग।
कोई भी चीज़ जो चेंज होता है ना वो कभी परमानेंट नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होगा। वर्ल्ड, द यूनिवर्स और द रियलिटी इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ चेंज एंड कॉन्स्टेंट फ्लक्श, यानी कि ये हमेशा चेंज होता रहता है, अगर ये कॉन्स्टेंटली परिवर्तन होगा। इट इज़ एन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इट इज़, देर इज़ नो ऑल इंक्लूसिव रियलिटी, ठीक है, हर एक चीज़ को रियलिटी हम नहीं बोल सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एवर चेंजिंग वाटर ऑफ एन ऑनगोइंग स्ट्रीम, जैसे नदी में पानी बहता जा रहा है बहता जा रहा है, और यहाँ पे आप जब पैर रखते हो तो पहला पैर जब रखते हो जो पानी यहाँ पे होगा, दूसरा पैर रखते वक्त वही पानी वहाँ पे नहीं होगा, ये आगे चला जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड चेंज इज द अनचेंज्ड लॉ ऑफ नेचर। देयर इज नो स्टैटिक परमानेंट इटर्नल इन द वर्ल्ड, कोई भी चीज़ स्टैटिक परमानेंट इटर्नल नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है। देयर इज इनफ स्कोप फॉर एडिशन टू बी मेड बाय द इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर एक बहुत प्रकार के चीज़ होता है, हमारे दिमाग में बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, ह्यूमन के पास बहुत पावर होता है ताकि वो दुनिया को बदल सके। इट गिव्स मच एम्फासिस ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे फोकस किया गया है। उसके बाद आता है नॉलेज। क्या है नॉलेज? देखिए, नॉलेज वो होता है जो कि सभी के एक्सपीरियंस से बना हुआ होता है। मान लीजिए मुझे वन पर्सन, ओनली वन पर्सन वुड बिलीव इन वन कंडीशन, एक चीज़ को अगर कोई बिलीव करता है तो ये एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब यही आइडिया को सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग जब फॉलो करने लग जाते हैं, यानी कॉमन एक्सपीरियंस, मैंने भी जो देखा आपने भी वही देखा, बहुत लोगों ने वही देखा, तो फिर दैट बिकम्स योर नॉलेज, दैट बिकम्स योर ट्रू, जेन्युइन एंड वर्दी ऑफ एक्विजिशन नॉलेज, ठीक है। Pragmatism is primarily not an affair of knowing, it is first of all a process of acting, doing and living. सिर्फ रट्टा मारना, जान लेना pragmatism का काम नहीं होता है। pragmatism कहता है उसको करके दिखाओ, acting, doing and living that thing is called as experience, ठीक है। knowledge gained through doing, acting and living is useful, ये बहुत ही यूजफुल होता है। प्रैग्मेटिज्म डू नॉट अटैच इंपॉर्टेंस टू इंट्यूटिव नॉलेज, जैसे आइडियलिज्म में बोला जाता था आप बैठोगे और अपने आप दिमाग में कुछ आइडिया आ जाएगा, ये इस पे बिलीव नहीं करता है। जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप सोचोगे नहीं, करोगे नहीं, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा भी नहीं। प्रैग्मेटिज्म एम्फासाइज फंक्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज फंक्शनल होना चाहिए। कोई चीज़, मान लीजिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मेरे पास डिग्री है, लेकिन मुझे मशीनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, दैट मीन्स माई नॉलेज इज नॉट प्रैक्टिकल, आई हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मशीन्स। नॉलेज एग्जिस्ट इन एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस में ही छुपा होता है। दो प्रकार का नॉलेज होता है, मीडिएट और इमीडिएट। मीडिएट नॉलेज जो ऑलरेडी बना हुआ है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इमीडिएट नॉलेज जो अभी भी बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखेंगे वैल्यूज़ क्या है। डेफिनेटली प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कोई भी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और सारे के सारे वैल्यू क्या आते हैं, कहाँ से आते हैं? इट इज़ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के हिसाब से वैल्यू डिसाइड होता है। वैल्यूज़ हैव एग्जिस्टेंस टू द एक्सटेंट दैट दे फंक्शन। एक वैल्यू सही है, मान लीजिए एक वैल्यू है जिसको हम सही और गलत की गलत है या सही है वो देख रहे हैं, तो अगर उसका फंक्शन यानी उसका फंक्शनिंग या फिर इसका एक्टिविटी सही चल रहा है, मान लीजिए एक फंक्शन, एक वैल्यू जो है उसका आज के डेट में अच्छा खासा इज्जत है, उस वैल्यू को सब मानते हैं, तो फिर ये वैल्यू सही है। अगर इस वैल्यू पे काम नहीं हो रहा है, ये एक वैल्यू जो है इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर ये वैल्यू आज की डेट में आउटडेटेड है, तो फिर ये वैल्यू रिजेक्टेड है। वैल्यूज़ आर ऑफ एनी वैल्यू एज लॉन्ग एज दे इफेक्टिवली फंक्शन, तब तक ये वैल्यू इंटैक्ट रहेगा जब तक ये एक्टिवली इफेक्टिव करेगा या फिर इफेक्टिव फंक्शनिंग होगा, उसके बाद नहीं होगा। हेंस वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव रिलेटिव, ये सब्जेक्टिव होते हैं जो कि सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा, और ये रिलेटिव भी होता है, वही सेम बात हो गया, ठीक है। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू, ह्यूमन एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वैल्यू डिसाइड करने के लिए। वैल्यूज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोसाइटी दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, यानी कि सोसाइटी से ही वैल्यूज़ आते हैं, और ये वैल्यूज़ टाइम टू टाइम चेंज होता है और सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। इन सोसाइटी चेंज द वैल्यूज देयरफॉर कैनॉट बी इटर्नल एंड परमानेंट, सोसाइटी चेंज होता है, वैल्यूज चेंज होता है, इसलिए कोई भी वैल्यू परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। एम्स क्या रहेंगे शिक्षा का? अगर सब कुछ चेंज हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? शिक्षा का काम क्या होगा? टू रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्ट द सोसाइटी, समाज को परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। टू एनेबल द इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द चेंजिंग सोशल एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल को एडजस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे चेंजिंग सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि देखिए हमको
हमारे जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेन सम एक्सपीरियंस देयर टू डेवलप द चाइल्ड फुल्ली अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड नीड्स। बच्चे को अपने इंटरेस्ट, एबिलिटी और नीड के हिसाब से उन्हें डेवलप करना चाहिए। टू क्रिएट सोशल एफिकेसी इन द चाइल्ड, सोशल एफिकेसी डेवलप करेंगे बच्चों के अंदर ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सके। डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आइडियल्स इन द चाइल्ड। देखिए मैंने क्या कहा था, वो वैल्यू काम का है, वो वैल्यू वैलिड है जो हमारे काम का है। अभी डेमोक्रेटिक वैल्यू, अभी हमारा जो है ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए डेमोक्रेटिक वैल्यू लागू हो रहा है, इसलिए डेमोक्रेटिक वैल्यू यहाँ पे सही है जिसको बच्चे को सिखाना है। प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स ऑन इक्वल फुटिंग, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करना चाहिए। इंस्टिल हैबिट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन द चाइल्ड, हर चीज़ में बच्चे को एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में सिखाना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। करिकुलम क्या रहेगा, हर कोई चीज़ अगर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली करिकुलम भी टाइम बेस्ड होगा, रिलेवेंट होगा। करिकुलम मस्ट ग्रो आउट ऑफ चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, इम्पल्सेस एंड नीड। बच्चा यहाँ पे भी चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग है, इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का एक्सपीरियंस, उनका इम्पल्स और नीड, ये सबको देख के हम करिकुलम बनाएंगे। इट मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड। प्रैग्मेटिस्ट स्ट्रेस दैट स्कूल सब्जेक्ट शुड बी वोवन अराउंड द चाइल्ड्स एक्टिविटी, स्कूल का सब्जेक्ट बच्चे के एक्टिविटी के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि बच्चा सुबह उठता है क्या करता है, शाम होते ही क्या करता है, स्कूल के बाद क्या करता है, रात में क्या करता है, यही चीज़ों पे आधार होना चाहिए उनका सब्जेक्ट। मेजर कंसर्न किस में रहेगा, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जब हम करिकुलम बनाएंगे तो देखेंगे ये बच्चे के एबिलिटी और इंटरेस्ट के आधार पे बनाया गया है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, उसका कोई यूज़ भी होना चाहिए, सोशल एफिकेसी सिखा रहा हो, एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी सिखा रहा हो और उनके लाइफ रिलेटेड हो, और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूडेड हो। ठीक है, इंटीग्रेट किया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट अलग अलग नहीं रहेगा। क्लियर। मेथड ऑफ लर्निंग क्या रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि देखिए हर कोई चीज़ चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो रही है। Whatever is to be taught to a child must be correlated with the natural activities of the child, यानी कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है इसको हम कोरिलेट करेंगे नेचुरल एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड के साथ, यानी वो जो कर रहा है एक्टिविटी उसके साथ उसका जो है लर्निंग इक्वल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा सुबह उठता है तो खेलता तो ज़रूर है, ठीक है, खेलता ज़रूर है, खाता ज़रूर है, दोस्तों के साथ बातें करता ज़रूर है। तो हम क्यों ना एक लिटरेचर पढ़ाते वक्त उनको डिवाइड कर दे कि तुम्हारा नाम हम कैरेक्टर के हिसाब से रखते हैं, मान लीजिए तुम अकबर हो, ठीक है, अब उसको बोलेंगे कि तुम एक्टिंग करो और बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके आओ कल, तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाएगा और उसके साथ वो लर्न करेगा। इसका मतलब उसमें उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। फॉर दिस पर्पस हमने ये सारे मेथड ऑफ लर्निंग डिसाइड किए। फर्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग, करते करते कोई चीज़ को वो सीखता है। कलेक्टिव अप्रोच, कलेक्टिव अप्रोच मतलब यहाँ पे ग्रुप अप्रोच, ग्रुप में पढ़ेगा, ठीक है, ग्रुप में पढ़ेगा तो एक साथ उनका टीम स्पिरिट भी बना रहेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच, हर एक सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा। इंडिविजुअल अप्रोच, बच्चे को भी कंसंट्रेट किया जाएगा। पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जब हम पढ़ेंगे तो कुछ पर्पस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, उद्देश्य के हिसाब से पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग, बच्चे को प्रॉब्लम देंगे, वो प्रॉब्लम से सीखेगा, वही उसका लर्निंग होगा। रोल ऑफ टीचर, टीचर क्या होगा यहाँ पे, टीचर्स वर्क्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, फ्रेंड भी होगा, फिलोसोफर भी हो जाएगा और कभी गाइड भी बन जाएगा, ठीक है। ही शुड हैव द कैपेसिटी टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का इंटरेस्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फ्रेंड बन जाओगे तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट आपको पता चलेगा। ही शुड अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी, अब यहाँ पे वो फिलोसोफर बन जाएगा, सिचुएशन को देखेगा, मतलब टीचर जो है वो टीचर देखेंगे कि सिचुएशन कैसा है, सोसाइटी का परिवर्तन कैसा है, क्या परिवर्तन लाना मुझे चाहिए, फिलोसोफर बन जाएगा। ही पुट्स फोर्थ प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट टू बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, यहाँ पे वो गाइड बन जाएगा, बच्चे को प्रॉब्लम दे देगा और प्रॉब्लम के हिसाब से बोलेगा कि आप सोल्यूशन करके लाओ, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, ठीक है। ही ऑल्सो क्रिएट सिचुएशन टू डेवलप सोशल इंटरेस्ट, एटीट्यूड, हैबिट्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बच्चे के अंदर क्या करेगा, सोशल इंटरेस्ट, सोशल एटीट्यूड एंड सोशल हैबिट जो है वो डेवलप कराएगा ताकि कुछ अच्छा हो जाए हमारे सोसाइटी में। टीचर इज टू क्रिएट अ सिचुएशन थ्रू विच सेल्फ एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट मे बी पॉसिबल टू बी अंडरटेकन बाय देम, सेल्फ एक्टिविटी के लिए वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, चैलेंज क्रिएट करेगा बच्चे के लिए, ठीक है। देन लर्नर्स, लर्नर्स तो बहुत ही यहाँ पे आपको पता है चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। स्कूल इज़ अ लैबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंट टू बी डन बाय चिल्ड्रन, स्कूल एक लैबोरेटरी है जहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट करने आते हैं। स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन वेयर चाइल्ड गेन्स रियल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल लाइफ, स्कूल एक सामाजिक
अनुष्ठान है जहाँ पे वो रियल एक्सपीरियंस उसको मिलता रहता है। इट डेवलप्स अ सोशल सेंस एंड ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन, यानी कि ये एक सोशल सेंस, सोशल ड्यूटी अपने देश की तरफ और अपने समाज के लिए ये डेवलप कराता है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी वेयर द चाइल्ड गेट्स रियल एक्सपीरियंस एंड बिहेव लाइक इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटी। ये तो एक स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है और वहाँ पे रोल ऑफ लर्नर क्या है, वो रियल एक्सपीरियंस गेन करेगा और अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा। क्लियर है? तो आज हमने खत्म किया नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, अब हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द नॉलेज विच हैज़ ऑलरेडी बीन इन यूज and completed is known as immediate knowledge, mediate knowledge, intuitive knowledge, both B and C। एक प्रकार का ऐसे नॉलेज जो कि ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं और कंप्लीट हो चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे? आंसर कीजिए पॉज करके, आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा मीडिएट नॉलेज। मीडिएट नॉलेज जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उससे हम यूज़ भी कर रहे हैं मीडिएट नॉलेज। हु इज़ द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म के फादर कौन है? चार्ल्स एस पियर्स, जॉन डिवे, सोरेन किरकेगार्ड, एमाइल जोला। पॉज करके आंसर कीजिएगा। इसका आंसर है चार्ल्स एस पियर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्ट्स स्पिरिचुअल वैल्यू? स्पिरिचुअल वैल्यू को कौन रिजेक्ट करता है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, बोथ ए एंड सी। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। इसका आंसर इज बोथ ए एंड सी, क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यू ना ही नेचुरलिज्म बिलीव करता है ना ही प्रैग्मेटिज्म बिलीव करता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्ट्स ग्रुप मेथड ऑफ लर्निंग? ग्रुप में पढ़ने से कौन मना करता है? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, बोथ ए एंड बी। अच्छे से समझ के पॉज करके सोच समझ के आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नेचुरलिज्म, क्योंकि ग्रुप में आइडियलिज्म भी पढ़ता है, रियलिज्म भी पढ़ता है, लेकिन नेचुरलिज्म ग्रुप मेथड को रिजेक्ट करता है। इवन प्रैग्मेटिज्म भी ग्रुप मेथड को सपोर्ट करता है, लेकिन रिजेक्ट करता है नेचुरलिज्म। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म किस पे बिलीव करता है? चेंज इन द एनवायरमेंट, अडेप्टेशन टू द करंट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, क्रिएटिंग अ हेल्दी एनवायरमेंट। आप बोलोगे सारे के सारे सही आंसर है, लेकिन अच्छे से फोकस कीजिए बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में मैंने क्या पढ़ाया था और क्या कहा था, उसको फोकस कीजिए। ठीक है, पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर है अडेप्टेशन टू द करंट एनवायरनमेंट। करंट एनवायरनमेंट के साथ हमें अडेप्ट करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। क्लियर है? चलिए, आज के लिए नोट ये है, सैक्रिफाइस ऑफ टुडे ब्रिंग्स यू सक्सेस टुमारो। आज का जो आपका सैक्रिफाइस है वो कल को आपके लिए सक्सेस लेके आएगा फ्रॉम एडुचेंट्स। चलिए, thank you for watching, subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you again.